सुगंधा के 2 बेटे थे। दोनों ही खूब पढ़े लिखे और होशियार थे। अपने होनहार बेटों के लिए सुगंधा ने बहुएं भी दोनों पढ़ी लिखी ही पसंद की थी। जब तक बड़ी बहू सोना अकेली थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन छोटी बहू लता के आने के बाद तो जैसे घर की सुख शांति को किसी की नज़र ही लग गई। छोटी बहू लता नौकरी पेशा थी, इसलिए सुबह सुबह बड़ी बहू सोना के साथ घर के कामों में हाथ बटाने के बाद वो अपने काम पर चली जाती थी और शाम को 7 बजे के बाद ही घर लौटती थी। माँ जी, ये क्या बात हुई? पूरे 5 साल मैंने घर अकेले संभाला है, लेकिन अब तो लता आ गई है। अब मुझे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। लता तो सुबह सुबह सज धज कर मटक कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। और तो और, जब से ये लता आई है, देवर जी को तो जैसे अब घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। हर दूसरे दिन बाहर डिनर के लिए निकल जाते हैं। कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं। ऐसा लगता है घर में दिमाग खपाने के लिए तो बस हम ही पैदा हुए हैं। अरे बहू, तुम तो बिल्कुल गंवार औरतों वाली बात कर रही हो। ये क्या बात हुई भला? अब तुम बड़ी हो तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही ज़्यादा रहेगी ना। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़े दिन उन्हें घूम फिर लेने दो, मौज मस्ती कर लेने दो। इसके बाद तो सबको जीवन भर गृहस्थी ही संभालनी होती है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ। जब से ये लता आई है, आप भी बस लता के ही गुण गा रही हैं। बड़ी बहू को तो जैसे भूल ही गई हैं आप। अरे सुना बहू, कोई तुम्हें नहीं भूला। बेकार की बातें अपने दिमाग में रखना बंद कर दो। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी समझदार हो, कुछ तो समझदारी दिखाओ। और पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती, घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छे से तालमेल बना कर रखो। संबंध ऐसे होने चाहिए कि चाहे जो हो जाए, रिश्तों में दरार ना आने पाए। तब पता चलता है कि बहू कितनी पढ़ी लिखी समझदार है, वरना घर का काम तो अनपढ़ औरतें भी कर लेती हैं। सास से खरी खरी सुनने के बाद तो सोना का दिमाग और भी गर्म हो गया था। हाँ, सारे अच्छाई के भाषण तो मेरे लिए ही है ना। मैं तो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल घर में सबकी चाकरी करने के लिए करूं, और वो महारानी सुबह सुबह मुझे ठेंगा दिखाकर निकल जाए। मैं भी देखती हूँ मेरी प्यारी देवरानी और कितने दिन नौकरी कर पाती है। अगले ही दिन से सोना ने कमर कस ली थी। सुबह 5 बजते ही उसने जाकर लता का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अरे भाभी, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह आप मेरे कमरे का दरवाज़ा क्यों पीट रही है? हाँ, वो क्या है ना लता, आज मैंने सोचा कि रसोई की सफाई कर लेते हैं। चलो जल्दी से मिलकर काम निपटा लेते हैं, फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होता है ना। लेकिन भाभी, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं और मुझे रात को काफ़ी देर तक लैपटॉप पर काम करना होता है। मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। सॉरी भाभी। देखो लता, इस तरह से तो घर चलने से रहा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, घर के लिए भी तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। सिर्फ नौकरी करने से तो घर नहीं चलेगा ना। तो चलो अब बहानेबाजी छोड़ो और जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ। चलो चलो चलो। लता बेचारी मन महसूस कर उठकर रसोई में आ गई। अब तो सोना का यही रोज़ का काम हो गया। वो सुबह सुबह कभी 4 बजे तो कभी 5 बजे लता का दरवाज़ा पीटने लगती और उसके ऑफिस जाने से पहले ही सारे घर का काम करवाने लगती। अरे लता, ये क्या, तुमने आधे घंटे में पूरे घर में झाड़ू लगा दी? मैं लगाती हूँ तो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। ना तो तुम बेड के नीचे झाड़ू मारती हो और ना ही कभी सोफ़ा झाड़ती हो। तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे फिर से सब करना पड़ता है। अब बताओ क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा चलो, एक काम करो, तुम ना एक बार फिर से झाड़ू लगा लो और बाद में मैं पोछा लगा देती हूँ। भाभी, आप पूरा दिन घर में रहती हैं, आप 1 घंटे में झाड़ू लगाइए या 3 घंटे में, आपके पास समय की कमी तो है नहीं। अब मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है। मैं पूरा दिन घर में बैठकर झाड़ू पोछा खींचती रहूँगी तो ऑफिस कैसे पहुँच पाऊँगी? हाय, ये क्या बात हुई? काम करना है तो ढंग से करो वरना मत करो। मुझ पर कोई एहसान तो नहीं कर रही हो? अरे बहू, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है दोनों ने? देखिए ना माँ जी, भाभी हर समय मुझसे काम को लेकर झगड़ा करती रहती हैं। अब अगर भाभी दिन भर में काम करती रहती हैं तो मैं भी तो ऑफिस में काम करने जाती हूँ। मैं क्या वहाँ पूरा दिन आराम करती हूँ? अरे सुना बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो?
सुबह शाम तो लता तुम्हारी काम में मदद करती है, फिर क्या समस्या है? हाँ हाँ माँ जी, अब तो आपको भी हर बात में मेरी गलती ही नजर आती है। ये कल की आई लड़की 4 पैसे क्या कमा कर लाने लगी, आप सबने तो जैसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। तो ठीक है ना, मैं भी कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। इतना कहकर सोना पैर पटकती वहां से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह 7 बज गए थे, लेकिन सोना बहू अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। लता अकेली ही रसोई में खाना बना रही थी। अरे लता बेटा, सोना अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई क्या? तुम अकेले कैसे सब काम निपटा पाओगी? सास सोना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है सोना तो माला लेकर भगवान का जाप करने में लगी हुई है। अरे बेटा, सुबह सुबह का काम का समय होता है और तुम यहाँ बैठकर माला जप रही हो। मतलब तुम्हारे पूजा करने से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लता का ऑफिस जाने का समय हो रहा है। अभी थोड़ा तुम उसका हाथ बटा देती तो अच्छा रहता। माँ जी, मैंने व्रत लिया है कि अब से मैं 100 माला किए बिना पूजा से नहीं उठूंगी। सासू माँ तो सोना की सारी चालबाजी समझ रही थी। वो ये जानती थी कि सोना ये सब लता को परेशान करने के लिए ही कर रही है। बहू, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। खैर छोड़ो। थोड़ी देर बाद जब सारा खाना बनकर तैयार हो गया तो सोना अपने कमरे से बाहर आई और अपने पति का टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया। लता सब देख रही थी। अब तो वो रोज़ ही सुबह 4:30 बजे उठती, पहले जल्दी जल्दी सफाई करती, फिर खाना बनाती। जब सब कुछ बनकर तैयार हो जाता तो जेठानी सोना चुपचाप आकर अपना और अपने पति का खाना लेकर वापस कमरे में लौट जाती। शाम के समय भी जब छोटी बहू लता सबके खाने के बाद बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती तो सोना जूठे बर्तनों का ढेर लगा देती। एक के बाद एक सोना बर्तन लाकर उसके आगे पटकती रहती और लता देर तक बर्तन धोने में उलझी रहती। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। लता देर रात तक रसोई के काम समेटने में लगी रहती और सुबह भी जल्दी उठती। नींद पूरी ना होने के कारण अब लता को दिन भर थकान महसूस होती रहती। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि नौकरी से रिज़ाइन कर दूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। अरे लता बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, हर किसी को थोड़ी ना मिलती है। माँ जी, मैं रात के 11 बजे तक रसोई में लगी रहती हूँ। भाभी ने तो रसोई में आना ही छोड़ दिया है। अकेले पूरे घर का काम करना और फिर उसके बाद ऑफिस जाना मुझसे नहीं हो पा रहा है। भाभी से कुछ कहो तो घर में झगड़े होते हैं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ और घर संभालूँ। वही तो सोना बहू चाहती है कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाओ। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी। अब मैं सोना को समझाती हूँ। अगले दिन सुगंधा अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। सोना, लता चाहती है कि वो जॉब छोड़कर अब घर पर रहे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। शादी के बाद घर गृहस्थी ही सबसे ज़रूरी होती है। अगर लता की जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तो भी तुम यही कहती बड़ी बहू। सोना बेटा, मैं अपने दोनों बेटों के लिए पढ़ी लिखी बहुएं चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी नौकरी करने से नहीं रोका। घर पर रहना तुम्हारा अपना फैसला था। जिस दिन लता शादी करके यहाँ आई, मैं देख रही हूँ तुम हर छोटी छोटी बात पर बखेड़ा खड़ा कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, बल्कि जिस दिन से आपको कमाने वाली बहू मिली है ना, आपकी इस घरेलू बहू की कोई कीमत नहीं रही इस घर में। लता बहू ने हमेशा तुम्हारे बराबर बल्कि तुमसे ज़्यादा ही घर का काम किया है, तब भी तुम्हें संतोष नहीं। दरअसल बात काम की है ही नहीं, बात तुम्हारे अहम की है। तुम ये चाहती हो कि लता भी तुम्हारी तरह घर पर रहे। भाभी, मैंने तो आपसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया है। मैं कितना खुश थी कि मेरी शादी पढ़े लिखे परिवार में हो रही है। हम दोनों देवरानी जिठानी साथ में किटी ज्वाइन करेंगे, पार्लर जाएंगे, सोलो ट्रिप करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था आप पढ़ी लिखी अनपढ़ निकलेंगी। जिन बातों के लिए आप घर में कलेश करती हैं, कोई समझदार इंसान ऐसे सोच भी नहीं सकता। ठीक है बहू, घर की सुख शांति के लिए मैं लता की नौकरी छुड़वा देती हूँ,
लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी की तरक्की में बाधा डालकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अपने आप को क्या जवाब दोगी ये ज़रूर सोच लेना। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। लता, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने तुम्हें दिल से अपनाया ही नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुझे बोझ लगता था। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। सोना की बात सुनकर सुगंधा और लता बहुत खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद सोना और लता दोनों खुशी खुशी घर संभालने लगती हैं। गीता को जन्म से ही एक चीज उसके परिवार से मिली थी और वो थी जिम्मेदारी। बेटा गीता, बाजार से ब्रेड लेकर आ जा। तेरे छोटे भाई बहन को भूख लगने का समय हो रहा है। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। और तुझे बोला था ना कि नौकरी ढूंढ ले। पापा की नौकरी से अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेरे और भी 3 भाई बहन है बेटा। माँ, मैं गई तो थी एक फैक्ट्री में, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मेरी उम्र कम है। ओहो, तो किसी और दुकान में देख ले या फिर कपड़े सिल लिया कर। लेकिन अब बेटा। हाँ माँ, मैं तुझे समझ सकती हूँ, मैं कल फिर जाऊंगी। बेटा देख ले, पिता भी बुजुर्ग हो चले हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 4 घर का काम पकड़ लूं, लेकिन ये समाज। गीता माँ को गले लगाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और गीता के पिता से भी काम नहीं हो पाता है। अरे गीता की माँ, अब काम करते हुए हाथ कांपते हैं। किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई है। चिंता होती है, पता नहीं घर कैसे चलेगा। तभी पास की मौसी उन लोगों के घर आती है। अरे गीता की माँ, चिंता ना करो, तुम लोगों की परेशानी का हल है मेरे पास। आओ बहन, क्या हाल है? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना ही समझो। गीता की शादी के लिए एक लड़का है। लड़का अच्छी नौकरी करता है, अपने 2 मकान है और शादी के बाद वो तुम लोगों का ख्याल भी रखेगा। ऐसा क्या देख लिया गीता में उसने जो इतना सब करने को तैयार है? अरे भाई साहब, अब आप लोगों से क्या छुपाना। लड़के की पहली बीवी का स्वर्गवास हो चुका है और 2 छोटे बच्चे भी हैं। अरे क्या बोल रही हो मौसी? नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह अपनी गीता की शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं भी गीता को किसी ऐसे घर में नहीं भेजूंगा जहां 2 बच्चे पहले ही हो। देखो, गीता मेरी भी बेटी जैसी ही है। अरे लड़का बहुत ही शरीफ है, हो सकता है उसके भाग्य में गीता हो। कोई ऐब नहीं, बच्चे इतने छोटे हैं कि असली माँ और सौतेली माँ में फर्क भी नहीं समझेंगे। अरे लेकिन गीता ही क्यों? क्योंकि गीता को मैं जानती हूँ, कोई दूसरी लड़की उन बच्चों का जीवन खराब कर देगी। काफी मनाने के बाद और हालात को देखते हुए गीता की शादी गणेश के साथ हो जाती है। गीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ले आऊंगा। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे लेकिन बच्चे। आप बच्चों की चिंता मत करिए, वो भी नानी का घर देख लेंगे। गणेश को गीता की बात अच्छी लगती है। वो उसे पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। गीता दोनों बच्चों को लेकर माँ के पास जाती है। अरे मेरे नाती और नातिन, कितने प्यारे बच्चे हैं गीता। हाँ माँ, ये तो दोनों बच्चे मेरे ही हैं। चलो जाओ, अपने मामा और मौसी के साथ खेलो। फिर क्या था, गणेश के बच्चों को ननिहाल और गीता को अपने घर को पालने के लिए गणेश का सहारा मिल जाता है। माँ, ये पैसे ले ले, इनसे तू घर की टूटी छत बनवा लेना और राशन डाल लेना। और हाँ, मैं ना ये कपड़े भाई बहनों के लिए लाई हूँ। धीरे धीरे गीता का घर भी संवरने लगता है। वो अपने ससुराल में भी अच्छे से रहती है और फिर गीता को एक बेटा होता है। गीता, तुम चाहो तो अपनी माँ को यहाँ मदद के लिए बुला सकती हो। फिर क्या था, गीता की माँ बेटी के घर आ जाती है। लेकिन अब उसकी माँ गीता के बेटे और गणेश की पहली बीवी के बेटे से भेदभाव करने लगती है। अरे सारा दूध तू ही पी जाएगा, चल छोटे भाई को दे गिलास।
लेकिन नानी, ये तो मेरा दूध है, वो अपना ग्लास खत्म कर चुका है। अरे चुप, बिल्कुल चुप, बड़ा आया मेरा गिलास वाला। तभी वहां गीता आ जाती है। माँ, ये क्या बोल रही है? वो छोटा है और बहुत दूध है किचन में। अरे बहुत है तो क्या सारा इस सांप को पिला देगी? अपने बेटे का ख्याल रख, कल को तेरे 2 घर में से एक का हक मांगेगा तो क्या करेगी? माँ, तो दोनों का ही तो हक है ना प्रॉपर्टी में। अरे ना बेटा, सारा हक इस छोटे का है, तू समझती नहीं। कल को बड़ा होकर ये तेरे बेटे को जान से भी तो मार सकता है। अब माँ सारा दिन गीता को गणेश की पहली पत्नी के खिलाफ कान भरती। अब गीता भी माँ के रंग में रंग जाती है। एक दिन, सुनिए ना, हम लोगों के 2 घर हैं, एक घर क्यों ना मेरे बड़े भाई को दे दे, उसकी शादी हो गई है। और फिर हमारे तो दोनों बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब तक तो वो घर हमारे काम का नहीं है ना जी। सीधा साधा गणेश क्या कहता, वो मान जाता है और फिर गीता का भाई उसके एक मकान में शिफ्ट हो जाता है। गणेश के ऑफिस जाने के बाद गीता गणेश की पहली पत्नी के बेटे से कहती है, सारा दिन खेलते रहते हो, पढ़े नहीं तो काम पर लगा दूंगी, समझे? बेटा, जो अब सौतेली माँ से सहम चुका था, एक फैक्ट्री में जाता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? बेटा, मुझे एक ऑफिस बॉय की जरूरत है, लेकिन तुम तो अच्छे घर के लगते हो। हाँ हूँ भी, लेकिन फिलहाल काम की तलाश है। बेटा एक फैक्ट्री में चपरासी बन जाता है और एक दिन दुखी गणेश का स्वर्गवास हो जाता है। अब तो तेरे पापा भी नहीं रहे, चल निकल इस घर से। अरे क्या बोल रही है बहन? इस घर में इसका कानूनी अधिकार है, कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा तो तू इस घर की भी नहीं रहेगी। अरे तो अब क्या करूं? बस तू अब इसकी शादी कर, इसकी बीवी को खूब सताना कि ये खुद ही बीवी को लेकर घर छोड़ दे। गीता को भाई की बात जंच जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो भरता ही है। बेटी की शादी के बाद उसकी बीवी सास से भी 4 कदम आगे निकलती है। ए, क्या सारा दिन सोती रहती है, कोई काम नहीं है क्या? चल निकल इस घर से और अपने पति को भी लेती जा। हाँ हाँ, तो चली जाती हूँ, वैसे भी ससुर जी के 2 मकान हैं, तो एक तो हमारा ही है, बस अब तो आप हमें अलग ही कर दो। आय हाय, कल की आई छोकरी, मकान दे दूं? अरे वो तो मेरे भाई ने तेरे ससुर से खरीदा था पूरे नकद पैसों में। अच्छा, तो कागज दिखा दो और जो मकान बिकने में पैसा आया उसमें हिस्सा दो, तभी घर खाली करूंगी। सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है, लेकिन करती भी तो क्या, ना तो उसके पास कागज थे और ना ही पैसे। और हाँ सासू माँ, वो मेरी शादी में जो भर भर के जेवर पहने थे ना आपने, वो भी इनकी असली माँ के हैं, उन जेवर पर भी मेरा अधिकार है। देखा था मैंने अपनी पहली सास के फोटो में वो गहने पहने हुई, कितनी सुंदर थी वो, कितना जच रहा था उन पर ये सब। सास तो बहू की बात सुनकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही तेज है, इससे पंगा लूंगी तो ना घर की रहूंगी ना गहनों की, और पैसे भी हाथ से चले गए। अब क्या था, गीता को सालों बाद उसका तोड़ मिल जाता है। अब घर में सुख शांति हो जाती है। गौरी की शादी एक बड़े घर के लड़के यानी कि राजेश के साथ होती है। राजेश की 4 बहनें हैं और सभी अपने भाई पर जान छिड़कती है। अरे पापा, ये राजेश के लिए कैसी छोटी सी हीट की लड़की ब्याह लाए आप? हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए थी। गौरी को ननद की बात बुरी लगती है और वो रोने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है, क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? इकलौता बेटा है हमारा, समझी? वो तो तेरे ससुर हाँ कराए थे, वरना मैं तो ना करवाती तेरी शादी अपने हीरे जैसे बेटे से। ननदे सास को भरती और सास गौरी से लड़ती। ये क्या है? तुम्हारी बहनें और माँ आए दिन मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है, क्यों नहीं बोलते उन लोगों को कुछ? अरे क्या बोलूं, अब उन लोगों का इकलौता भाई और बेटा होना, तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर, समझा करो ना। और कौन सा वो लोग रोज आते हैं ससुराल से, माना एक साथ नहीं आती, लेकिन रोज कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना। खैर, जैसे तैसे कुछ साल गुजरते हैं। गौरी एक प्यारे से बेटी की माँ बनती है।
सुनिए, हर बात पर ससुर जी से पैसा मांगना ठीक नहीं लगता। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? काम तो मैंने कभी किया ही नहीं गौरी। पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं होता। गौरी के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। गौरी ननद को फोन करती है। दीदी, अब जीजा जी को बोलकर इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दो ना। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है। दवाई का खर्चा और मुन्ने की पढ़ाई का खर्चा काफी है। कुछ मदद मिल जाएगी दीदी। देखो गौरी, तुम तो जानती हो मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमा कर बोलोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो तुमको ही है ना। हम भी तो निभा रहे हैं। खैर, बोल दूंगी इनको। गौरी समझ जाती है। वो दूसरी ननद को फोन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। अरे भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा? वो तो राजकुमार है। बस आप जरा माँ का ख्याल रखो, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। बाकी करते हैं बात आराम से। गौरी के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। ना पति काम करना चाहता है और ना ननदे मदद। फिर एक रोज गौरी की सहेली कहती है, गौरी, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ वहाँ काम करती? अरे लेकिन मुन्ना तो छोटा है ना। तो क्या हुआ, तेरी सास और पति तो घर पर ही हैं, वो लोग संभाल लेंगे। तू चल मेरे साथ। गौरी ने अब काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का था। गौरी अपने भाई से कहती है, भाई, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस पर मेरे गौरव का भी एडमिशन हो सकता है क्या? अरे कैसे बात कर रही है गौरी? जितना तू कमाती है उतने में तो तेरा घर भी नहीं चलता। तू कहाँ इतने महंगे स्कूल का सपना देख रही है? लेकिन गौरी भी ठान लेती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। माँ जी, ये मेरे गहने हैं, मैं बेच रही हूँ। गौरव का कल एडमिशन है। अरे वो तो ठीक है गौरी, लेकिन आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी? और ज्यादा मेहनत कर लूंगी माँ। गौरव कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देगा। गौरी, हम लोगों ने तुझे गलत समझा, लेकिन तू ही थी जो ये घर लेकर चल रही है, वरना कब की अलग हो जाती। गौरी सास की ओर मुस्कुराकर देखती है। आप भी तो मेरा साथ दे रही है ना। अरे कभी खाने में अंडा या मुर्गा भी खिला दिया करो, क्या रोज रोज पत्ता खिलाती रहती हो? अरे शर्म तो आती नहीं, सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो कुछ करता नहीं, ऊपर से मुर्गा खाना है इसको। गौरी अपना घर चलाने के लिए तो पर्याप्त पैसे कमा लेती है, लेकिन बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते। माँ, मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए, मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूँगा। और क्या, बिल्कुल, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या? मैं कल ही ला दूंगी। बच्चा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई किया कर। उसके जाने के बाद कहाँ से लाएगी पैसे ड्रेस के? माँ, वो पास वाली चाची से कुछ पैसे उधार लूंगी। अरे सभी से तो उधार ले चुकी है तू, कर्जा इतना चढ़ा लिया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तो उतार नहीं पाएगी। अरे माँ जी, गौरव कुछ बन जाए तो मुझे कमाने की क्या जरूरत? फिर तो मैं बस रानी बनकर राज करूंगी। एक दिन गौरव कहता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छे पैसों में। अब हम लोगों के बुरे और दुख के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सास की फोटो के सामने हाथ जोड़ती है कि उसका पति उसे कहता है, देखा गौरी, तेरी तपस्या खत्म हुई। इतने सालों से जो तू फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, अब तू आराम कर सकती है। अरे नहीं नहीं, अभी तो नौकरी लगी है, कुछ दिन कुछ पैसे कमा तो लेने दो। कुछ महीनों बाद गौरी की ननद गौरव के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे भाभी, वो मैं ना रिश्ता लेकर आई थी गौरव के लिए, सुना अच्छा कमा रहा है। क्यों? देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। गौरी कुछ नहीं कहती,
लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वो बेटी की शादी इतनी जल्दी कर दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जिसे उतारना है। तो क्या हो गया, शादी के बाद भी उतार लेगा। कम से कम एक लड़की आ जाएगी तो आराम रहेगा। गौरी लोगों के प्रेशर में आकर बेटे की शादी कर देती है और शादी के बाद एक दिन जब अपनी फैक्ट्री में जाती है। मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 22 साल काम कर लिया पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो चुका है, नौकरी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी का शुक्रिया। गौरी बहन, बहुत मेहनत की तुमने जीवन में, अब भगवान कोई मुश्किल ना दे। गौरी घर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उसे बहू और बेटे की आवाज सुनाई देती है। क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सोचा भी नहीं कि जो कर्जा वो ले रही है खुद की अय्याशी के लिए, वो हम लोग क्यों भरे। उनका कर्जा है वो देखे। हाँ लेकिन क्या करूं, माँ को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता ना। अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगे, पूरी जिंदगी उनका कर्जा चुकाते रहोगे। कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेंगे। मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो पैसे नहीं है फालतू के। जिसका कर्जा है वही निपटाए। गौरी बेटे बहू की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है और अंदर न आकर वहाँ से सीधे फैक्ट्री जाती है। मैनेजर साहब, मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक हिम्मत है तो कर लेते हैं। वो मेरा इस्तीफा ना वापस कर दीजिए। ये बोलकर गौरी की आंख लाल हो जाती है। मैनेजर समझ जाता है कि गौरी की उम्मीद टूट चुकी है। वो उसके हाथ में इस्तीफा रखकर कहता है, कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी। माँ का कर्जा आज तक क्या कोई चुका पाया है?